हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत जो हमारा पेपर आता है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो हमारा यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूनिट फर्स्ट को बहुत ही जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद 2 लेक्चर्स आई थिंक यही बचेंगे, उसके बाद यह यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और आप सभी को मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया हूं। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए जिससे हमारे अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलो समझते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। और अगर आप सभी लोगों को नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस के PDFs प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अब ध्यान से सुनिए जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉलीसैकेराइड्स एक्चुअली जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है जो यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें हम मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे, डाइसैकेराइड्स के बारे में और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। तो मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें सभी टॉपिक को एक एक करके बात कर लिया है। तो अब हमारे पास लास्ट टाइप्स आता है कार्बोहाइड्रेट का, जिसे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स में भी हमें 2 ही टॉपिक्स को पढ़ना है, जिसमें एक टॉपिक होता है सेलुलोज, दूसरा टॉपिक होता है स्टार्च। तो एक एक करके हम सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सेलुलोज और स्टार्च के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यह वीडियो हम मोबाइल के स्क्रीन पर ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्चुअली दिन का समय है तो दिन में बोर्ड पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कभी भी कहीं भी आवाज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इस लेक्चर को मोबाइल के स्क्रीन पर ही लेकर आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अदरवाइज़ मैं तो इस वीडियो को कल शूट करता तो आप सभी को परसों मिलता, लेकिन मैंने सोचा कि आज ही मिल जाए तो अच्छा रहेगा आप सभी के लिए, तो इसलिए मैं इस लेक्चर को लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा होगा पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स में क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में एक एक करके हम बात करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा जिससे आप लोग आसानी से समझ भी जाएं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पॉलीसैकेराइड्स कंटेन एज फ्यू एज 10 और एज मेनी एज सेवरल थाउजेंड मोनोसैकेराइड्स यूनिट ज्वाइंड टुगेदर इनटू लॉन्ग पॉलीमर चेन। मतलब क्या कहता है, पहले समझो। जब चीज़ों को समझ जाओगे तो लिखना आसान हो जाएगा, इसलिए समझना सीखो पहले। देखो यहाँ पर कहता है कि मान लो ये एक मोनोसैकेराइड्स है, ये भी दूसरा मोनोसैकेराइड, तीसरा मोनोसैकेराइड, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और ऐसे करते हुए बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स ऐसे आप सभी मोनोसैकेराइड्स आप सभी के सामने उपस्थित हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये किसी चेन की सहायता से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन जब 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे से किसी भी चेन की सहायता से जुड़े हों, एक पॉलीमर चेन की तरह से जुड़े हों, तो उसी को ही हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स। क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। एक्चुअली जो मोनोसैकेराइड्स होता है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स एक्चुअली क्या होता है कि कई सारे जब मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर पॉलीसैकेराइड क्रिएट हो जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँ तो आप लोग जानते हैं कि जब हम ग्लूकोज के N मॉलिक्यूल्स को ले लेते हैं, N मॉलिक्यूल्स का कहने का मतलब क्या है कि 10 से अधिक मॉलिक्यूल्स को हम ले लेते हैं, तो वहाँ पर हमारे सामने स्टार्च क्रिएट हो जाता है, स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाया। और भी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं, तो इन पर भी हम एक एक करके बात करते हैं। देखो यहाँ पर देखने को आप सभी को मिल रहा होगा कि एक्सेप्ट फॉर ए सिंगल यूनिट एट द एंड ऑफ द चेन।
ऑल द एनोमेरिक कार्बन एटम्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स आर इन्वॉल्व्ड इन एसिटल ग्लाइकोसिडिक लिंक। यानी कि यहाँ पर क्या कहता है, इसके बारे में ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर मैंने आप सबको बताया है कि ये मान लो अगर ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का यहाँ पर एक एनोमेरिक कार्बन होता है। मैंने आप सबको बताया है एनोमर्स और इपीमर्स के बारे में। तो जितने भी ग्लूकोज हैं उनके पास एनोमेरिक कार्बन उपस्थित हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये एक पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं, तो इनका जो एनोमेरिक कार्बन है वो तो एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, ठीक है। वो क्या हो चुके हैं, एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। तो इनका जो एनोमेरिक कार्बन है वो तो फ्री रह नहीं जा रहा है। मतलब क्या कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जितने भी एनोमेरिक कार्बन हैं वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की सहायता से एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अगर एनोमेरिक कार्बन किसी भी कंपाउंड्स में उपस्थित होता है, अगर एनोमेरिक कार्बन किसी भी कंपाउंड में उपस्थित होता है तो इस सिचुएशन में वह रिड्यूसिंग कंपाउंड होता है। अगर किसी भी कंपाउंड में एनोमेरिक कार्बन उपस्थित है तो वह रिड्यूसिंग कंपाउंड होता है। लेकिन पॉलीसैकेराइड्स में मैंने बताया कि उसमें जो हमारा एनोमेरिक कार्बन होता है वह किसी अन्य कंपाउंड से या किसी अन्य मॉलिक्यूल से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की सहायता से जुड़ा होता है। इसलिए पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग कंपाउंड होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि देयरफॉर पॉलीसैकेराइड्स गिव्स नो नोटिसेबल रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट, यानी कि ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते। क्लियर। और जो भी कंपाउंड्स नॉन रिड्यूसिंग होते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी रिड्यूस्ड नहीं होते, फैलिंग सोल्यूशन के साथ भी रिड्यूस्ड नहीं होते। ये सभी चीज़ें तो मैं आप सबको ऑलरेडी बता चुका हूँ जब नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में मैंने आप सबको बताया था। आई थिंक वह चौथा या पांचवा लेक्चर था, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ देखने को मिलेगा आप सभी को, एंड दे डू नॉट शो म्यूटा रोटेशन। केवल और केवल जो हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं एंड डाइसैकेराइड्स हैं यही केवल म्यूटा रोटेशन को शो करते हैं। पॉलीसैकेराइड्स म्यूटा रोटेशन को शो नहीं करते। तो अगर आपके एग्जाम ऑप्शनल है तो यह बात ध्यान में रख लीजिए कि पॉलीसैकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, और यह भी ध्यान में रखिए कि पॉलीसैकेराइड्स म्यूटा रोटेशन को शो नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने अगले पॉइंट में लिखा हुआ मिल रहा है कि पॉलीसैकेराइड्स दैट आर पॉलीमर ऑफ ए सिंगल मोनोसैकेराइड्स आर कॉल्ड होमोपॉलीसैकेराइड्स। देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं चीज़ों को और थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि एक जो पॉलीसैकेराइड्स होता है वह दो तरह से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। एक तो हो जाता है कि होमोपॉलीसैकेराइड बन जाता है, होमोपॉलीसैकेराइड, और दूसरा बन जाता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। अब चूंकि यह केमिस्ट्री है तो होमो का मतलब होता है सम, यानी कि एक ही प्रकार का मॉलिक्यूल, और हेट्रो का मतलब होता है एक से अधिक प्रकार के मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा जिससे मैं आप सभी को आसानी से इन चीज़ों के बारे में समझा सकूँ। देखो स्टार्च का जब अभी मैंने एग्जांपल लिया तो उसमें मैंने बताया कि ग्लूकोज के कई सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हुए जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो 10 से अधिक मॉलिक्यूल तो होने ही चाहिए। तो मान लीजिए ये हमारे पास 10 से अधिक ग्लूकोज एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब जब ये जुड़ चुके हैं तो इनमें देखा जाए तो ये जो कंपाउंड है ये बन चुका है स्टार्च, ठीक है। अब अगर यह एक स्टार्च बन चुका है तो इसमें ध्यान से देखा जाए तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो सभी के सभी एक ही मोनोसैकेराइड है। एक ही कहने का मतलब क्या कि एक ही मोनोसैकेराइड्स यानी कि ग्लूकोज ही हैं, सभी के सभी ग्लूकोज हैं। ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के साथ मिलकर बने हुए, ऐसा नहीं है। इसमें केवल और केवल ग्लूकोज मॉलिक्यूल का उपयोग हुआ है। इसलिए इस प्रकार के मोनोसैकेराइड्स को हम कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। क्या कहते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स। अब इसके बाद हमारे पास और भी चीज़ें लिखी हुई मिल रही हैं कि पॉलीसैकेराइड्स दोज मेड ऑफ वन
पॉलीसैकेराइड्स दोज मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर कॉल्ड एज हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमारे पास ये सभी जो मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे से जुड़कर एक पॉलीसैकेराइड का निर्माण किए हुए हैं, इन्हीं में से अगर एक सैकेराइड ग्लूकोज हो, दूसरा सैकेराइड फ्रक्टोज हो, तीसरा सैकेराइड ग्लैक्टोज ही ले लेते हैं, तो ये जब अलग अलग प्रकार के या एक से अधिक प्रकार के मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे से जुड़कर एक पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के पॉलीसैकेराइड को हम कहते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा ये सभी चीज़ें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ और पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। ये नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो आगे भी क्लासिफाइड किए जाते हैं। वो भी किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोनोसैकेराइड यूनिट्स। मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स के आधार पर हम होमोसैकेराइड्स को भी डिवाइड करते हैं। पहले तो पॉलीसैकेराइड दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो इस प्रकार हमें पता चला कि एक होमो है एक हेट्रो है। तो जो होमो है उसे भी हम उनके जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनके आधार पर भी हम उन्हें होमोपॉलीसैकेराइड्स को भी डिवाइड करते हैं आगे चलकर, जिसमें अगर हमारे पास जो होमोपॉलीसैकेराइड्स है उसमें अगर पॉलीसैकेराइड ग्लूकोज है तो उसे हम कहेंगे ग्लूकन, एंड अगर वही पॉलीसैकेराइड्स में ग्लैक्टोज है मोनोसैकेराइड तो उसे हम कहेंगे ग्लैक्टन, एंड सो ऑन। यानी कि अगर फ्रैक्टोज है तो फ्रैक्टन कहेंगे। ऐसे ही करते हुए हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरली लिखा हुआ है, सिमिलरली इफ मोनोसैकेराइड्स ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिमिलरली इफ मोनोसैकेराइड्स ऑफ homopolysaccharides are present in pyranose form, the polysaccharides is called as hexanose। क्या कहते हैं? हेक्सान यहाँ पर हम कहते हैं हेक्सोनॉन्स, ठीक है, हेक्सोनॉन्स। एंड अगर if monosaccharides are present in furanose form, then polysaccharides are called पेंटोजन कहते हैं और उसे हेक्सोजन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हेक्सोजन है, यहाँ पर ये हमारे पास है पेंटोजन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात को गौर करना। देखो मैंने आप सबको बताया था कि जो हमारा सुक्रोज होता है उसमें जो ग्लूकोज उपस्थित था वो तो हमारे पास पैरानोज फॉर्म में उपस्थित था। सुक्रोज वाले लेक्चर को याद करिए। और जो फ्रक्टोज था वो हम लोगों ने देखा था कि फ्यूरानोज फॉर्म में उपस्थित था। तो अगर किसी भी पॉलीसैकेराइड्स में अलग अलग यूनिट्स अलग अलग फॉर्म में उपस्थित हैं, या फिर उसमें जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं किसी भी पॉलीसैकेराइड्स में, वो सभी के सभी अगर पैरानोज फॉर्म में उपस्थित हैं तो उस प्रकार के पॉलीसैकेराइड्स को हम कहते हैं हेक्साजन। और अगर किसी भी पॉलीसैकेराइड्स में जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो अगर फ्यूरानोज फॉर्म में उपस्थित हैं तो उसे हम कहते हैं पेंटाजन, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आता है कि out of many natural occurring polysaccharides, the two most common and important are cellulose and starch। यानी कि यहाँ पर यह कहता है कि जो हमारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उसमें दो तरह के सैकेराइड्स पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है स्टार्च एंड दूसरा होता है सेलुलोज। तो इनके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे अगले लेक्चर में। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह वीडियो छोटा ही रहेगा क्योंकि इस लेक्चर में हम केवल आप सभी को आज इस लेक्चर को प्रोवाइड करना चाहते थे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका सिलेबस ज़्यादा लेट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को मोबाइल के स्क्रीन पर ही शूट कर लिया कि आप सभी को आज ही यह वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूं आपको, क्योंकि ये जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं 30वां नंबर का जो यह लेक्चर है, यह लेक्चर 2 दिन बाद मिल रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो कि ज़्यादा गैप हो जाए, तो इसलिए इस लेक्चर को मैंने जल्दी ही अपलोड करना चाहा और इसीलिए आज इस वीडियो को मैंने शूट भी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को आई होप समझा दिया हो कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा रिकैप कर देता हूँ तो चलो मैं समझा देता हूँ। कितने मिनट हो चुके हैं?
चलो मैं रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर समझने में क्या समझे हम लोग कि जो पॉलीसैकेराइड्स होता है वो एक्चुअली कई सारे 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर एक पॉलीसैकेराइड क्रिएट हो जाता है। और जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनमें एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की सहायता से जुड़े होते हैं, इसलिए इसमें जो हमारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, क्योंकि वो टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाते और इनके साथ म्यूटा रोटेशन भी नहीं शो कर पाते, या भी हम लोगों ने समझा पॉलीसैकेराइड्स में। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि पॉलीसैकेराइड्स को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। अब आगे डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा होमोपॉलीसैकेराइड्स है इसे हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड कर रहे हैं, जिसमें अगर कोई भी पॉलीसैकेराइड्स जो होमोपॉलीसैकेराइड्स है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स अगर ग्लूकोज हैं तो उस प्रकार के होमोपॉलीसैकेराइड को हम कहेंगे ग्लूकन, और अगर किसी भी होमोपॉलीसैकेराइड्स में जितने भी मोनोसैकेराइड गलैक्टोज हैं उसे हम कहेंगे गलैक्टन। ऐसे ही प्रकार से आगे भी क्लासिफाइड करते हैं कि अगर किसी भी होमोपॉलीसैकेराइड्स में जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो पैरानोज फॉर्म में उपस्थित हैं तो उसे हेक्सोनज कहते हैं, क्या कहते हैं, हेक्सॉन्स कहते हैं। और अगर किसी भी हमारा जो मोनोसैकेराइड जो हमारा होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं अगर उसमें जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो फ्यूरानोज फॉर्म में उपस्थित हैं तो उसे पेंटाजन कहते हैं। क्लियर। और इसके 2 एग्जाम्पल्स होते हैं, एक सेलुलोज होता है, दूसरा होता है स्टार्च। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी जानते हैं लाइक करिए दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को किसी दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आई होप आप सबको यह वीडियो समझ में आया हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। और अगर ऐसे ही ढेर सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने हो, अगर आपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाना हो तो ज़रूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इस PDF को हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।